हाय नमस्कार बच्चा लोग। ये रिवीजन कार्ड क्या है जो मैं पिछले 2-3 वीडियोस में आपको समझा रहा हूं कि कुछ मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं यूपीएससी की। इकोनॉमिक्स की हमने डिस्कस की, साइंस एंड टेक की हमने डिस्कस की हैं। वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उसी सीरीज में हम आज आपको समझाएंगे कि ये रिवीजन कार्ड क्या है। क्या वो एक पेज है जिस पेज को अगर आप रिवाइज कर लें, ये जो अगर आप मेरा अगला 20 मिनट का वीडियो देखेंगे, आपके इन्फ्लेशन के कोई भी क्वेश्चन आ जाएं। आपको पता है पीवाईक्यूज अगर आपने एनालाइज किए हैं, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इन्फ्लेशन से आ रहा है। उस इन्फ्लेशन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका शॉर्ट ये जो अनसर्टेनिटी इन एग्जाम हम बोलते हैं, उस अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जाम को हम इस 2 पेजेस से बस, एक है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और दूसरा है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। आप कोई भी कनेक्टेड एंटिटी ले लो कि कॉज इनकम से इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा, डिमांड साइड होगा, सप्लाई साइड होगा। आज के इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये जो हैंडआउट है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक हमने नीचे दिया है। जो पूरे कंसेप्ट हैं इसके, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आपको एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हमने दिया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर समाधान सीरीज जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का पार्ट है, जिसमें हम एटलीस्ट 5 टाइम्स आपके कोर्स को रिवाइज कराएंगे जितना भी हमारा सिलेबस है। इन्फ्लेशन है, पहले मैंने मोस्ट रिपीटेड थीम्स एक्सप्लेन की हैं आपको, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी थीम्स हैं जो मुझे लगता है इन्फ्लेशन के अंदर रेलेवेंट है। फिर फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स, कुछ नए कीवर्ड्स हैं, कुछ नया इंपैक्ट है, मर्जिंग ऑफ कंसेप्ट्स हैं, कुछ न्यू इंडाइसेस हैं। तो ये हैं जो फर्दर एक्सपेक्टेड होंगे, सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चन बिफोर हैंड, और कोई भी क्वेश्चन इन्फ्लेशन का आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सको। देखो अगेन, एज आई ऑलवेज बिलीव, थोड़ा मेहनत का काम है ये। अगर हम एक बार इन्फ्लेशन को पूरा पढ़ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में हमारा इन्फ्लेशन का गलत नहीं होगा, एटलीस्ट ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स आपको हल्के फुल्के इन्फ्लेशन के आते होंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं एक और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा इन्फ्लेशन कंसेप्ट्स एंड ऑल समझाऊंगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ये रिवीजन कार्ड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पीवाईक्यू में जाइए, देखिए कॉजेज और इंपैक्ट का इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय, फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इंडिया, ये भी इंपैक्ट का है। ए जनरल राइज लेवल ऑफ प्राइसेस में बी कॉज्ड बाय, तो ये कॉज का क्वेश्चन आ गया। फिर ये कॉजेज का क्वेश्चन आ गया, इंपैक्ट का क्वेश्चन आ गया। तो ये आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉजेज और इंपैक्ट से यूपीएससी पूछता है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बीच बीच में आपको अगर कोई और कनेक्टेड कंसेप्ट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, सर इसका इंपैक्ट या इसका कॉज डिमांड साइड होगा कि सप्लाई साइड होगा ऑन इन्फ्लेशन। अगेन, पढ़ने का जो तरीका होता है मेरा, वो मैं शॉर्टकट्स के थ्रू तो पढ़ाता नहीं हूं। एक बार कंसेप्ट पूरा याद कर लेते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स में हमारा कन्वर्जन रेशियो 80-85% के आसपास में हो सकता है। मतलब जो 22, 23, 24 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 16, 17, 18 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, even if the UPSC has changed its type of questions to only assertion, reasoning, etc. पहले से शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले ये समझ लो कि इन्फ्लेशन होता क्या है। डायग्राम बन के पढ़ा करेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। महंगाई मतलब इंक्रीज इन प्राइसेस। अब इंक्रीज इन प्राइसेस दोनों रीजंस की वजह से हो सकती है। या तो कुछ डिमांड साइड में प्रॉब्लम हो, आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दिया, परचेजिंग पावर बढ़ गया। दूसरा हो सकता है सप्लाई साइड, कि अगर सप्लाई कम हो गई, जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में अनियन की प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बहुत देखा होगा। अगर सप्लाई कम हो रहा है मेरा, तब भी महंगाई बढ़ेगी, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब ये कब होगा? क्या तो आप डिमांड को बढ़ा दो तब भी डिमांड विल बिकम मोर देन सप्लाई, या आप सप्लाई को कम कर दो तब भी डिमांड विल बिकम मोर देन सप्लाई। ये बेसिक है जो आपको समझना है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे करके कि
व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। पहला कॉज जो है उस पे फोकस करते हैं, इंक्रीज इन इनकम या इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। अगर आपके पास पैसा है वो बढ़ रहा है तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जो चीज 10 रुपए में मिल रही थी अब वो 12 में भी मिल रही है, बट स्टिल आई कैन अफोर्ड। बट वो 10 से 12 तो हो गई ना, इसका मतलब महंगाई तो बढ़ गई इकोनॉमी में। तो जब इंक्रीज इन इनकम या परचेजिंग पावर होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ये सही बात है। अब दूसरा है, क्या डिमांड साइड बढ़ता है कि सप्लाई साइड बढ़ता है? मेरी परचेजिंग पावर बढ़ी है, मैं डिमांड क्रिएटर हूं जो जाके परचेस करूंगा, तो इससे डिमांड साइड का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, बिकॉज देयर विल बी मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सो वो अफोर्ड कर सकते हैं महंगे रेट पे भी। दूसरा आता है, देखो एक चीज मैं श्योर करता हूं आपको कि कॉजेज ऑफ इकोनॉमी का आप कोई भी क्वेश्चन उठा लाओ, पीवाईक्यू उठाओ, कितने भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, ये जब मैं पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 20 या 25 मिनट के आपके सेशन के ही बात, बस यही सिग्निफिकेंस है रिवीजन कार्ड का। हमें पूरा 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है, हमें वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रेडिक्टेड थीम्स पढ़नी है जिससे हमारे 95 मार्क्स एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई पहले मैं ये पेन 10 रुपए में बनाता था एज ए कंपनी, अब मुझे 12 रुपए लग रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक का रेट बढ़ गया है। बढ़ाई महंगाई होगी क्या? हाँ भाई इन्फ्लेशन तो होगा, बट अब ये सप्लाई साइड होगा, बिकॉज पहले जो कंपनी 10 रुपीज में सेल कर रही थी अब वही कंपनी इसको 12 रुपए में सेल कर रही है। महंगाई हुई लेकिन सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई तो इसी से कनेक्टेड है भाई। अगर इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया है तो अगर पैसा बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर तो आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, आपकी इनकम की वजह से बढ़ सकता है। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। तो इन्फ्लेशन होगा क्या? होगा डिमांड साइड होगा भाई, बिकॉज मोर मनी विल बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अगर हम ऐसे ही रिवीजन कार्ड बना लें हर सब्जेक्ट का, जो हमारे DIA सब में अलग अलग फैकल्टी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा आपको, बहुत सारे चैप्टर्स में बन सकता है ये। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी। अगर नई मनी प्रिंट करेगा RBI तो वो मनी सप्लाई, मनी इकोनॉमी में आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, फिर यही हो गया। तो इसका मतलब यस बढ़ेगा, ये भी डिमांड साइड बढ़ेगा। मोर मनी इन सप्लाई, मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको ये कनेक्टेड टर्म्स भी पढ़ने हैं और इस पूरे कंसेप्ट को भी पढ़ना है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए जब मैं इंटरेस्ट रेट कहता हूं तो द रेट एट विच यू डिपॉजिट मनी प्लस बैंक अपना कुछ मार्जिन रखता होगा और उसके बाद वो लोन देता होगा। सो बोथ रेट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ डिपॉजिट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ लेंडिंग नहीं बढ़ेगा। ये दोनों डिसजॉइंटेड और अनकनेक्टेड नहीं रह सकते हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन उसका इंपैक्ट अलग अलग आता है, कॉज अलग अलग होता है सारी। देखते हैं, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा, आपके पास पैसा है और आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप क्या कंज्यूम करोगे क्या? देखो एक और कंसेप्ट होता है, दैट इज आपकी टोटल इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन। जितना भी आप सैलरी ले रहे हो, 30,000, 40,000, 50,000, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेविंग्स टोटल कितनी है आपकी और कंजम्पशन कितना है आपका। इसी कंजम्पशन से आप मार्केट में चीजें खरीदते हो और यही आपकी जो सेविंग है वो आप सेव कर करके बैंक में डिपॉजिट कर करके इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आता है। ये कंसेप्ट एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। आपने देखा हो ना, सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, वो सब यहां से आता है। सो इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आप अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। आपको पता है FD पे, अरे यार पहले 4% मिलता था अब 6% मिल रहा है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो मेरा खर्चा है उसको कम करके सेविंग बढ़ा दूंगा। सो अगर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होगा तो मेरा कंजम्पशन कम हो जाएगा, सेविंग्स बढ़ जाएगी। सो डिमांड साइड पे कोई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा लेकिन सप्लाई साइड पे बढ़ेगा। मेरी एक कंपनी है, मैं उस कंपनी में पेन बनाता था और मैंने बैंक से लोन लिया 8% इंटरेस्ट रेट। अब बैंक कह रहा है नहीं भाई अब तो मैं 10% पे दूंगा।
तो ये जो इंक्रीज इन प्राइस है, मेरा जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, वो मैं अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही तो लूंगा। तो पहले जो मैं इसका प्राइस था x, अब मैं x+2 लूंगा, बिकॉज अब मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट में देने पड़ रहे हैं। डिमांड, लेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज कंजम्पशन कम कर दिया। सप्लाई, रेजिंग कैपिटल बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। अब जो मैं लोन ले रहा हूं एज ए कंपनी फ्रॉम बैंक, वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और मैं और एक्स्ट्रा पैसा कंज्यूमर से लूंगा। कॉस्ट तो आप ही को बॉर्न करनी है अल्टीमेटली। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन इसमें, आफ्टर दिस इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमें पता है दैट इज द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बोरो कर रहे हैं तो अपने पास रखने के लिए तो कर नहीं रहा होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है, कहीं ना कहीं उसको खर्च करना है। सो अगर गवर्नमेंट खर्च करेगा तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी तो बढ़ जाएगा भाई। मनी सप्लाई बढ़ेगा, जैसे एमजी नरेगा, गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरो किया, एमजी नरेगा का आउटले बढ़ा दिया, कोई सब्सिडी और बढ़ा दी, कोई अलग स्कीम ले आया जिसमें आप कैश दे रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो, एटसेट्रा। सो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, बोरोइंग बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड साइज, बिकॉज लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। एमजी नरेगा इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ रूरल इंडिया फॉर एग्जांपल। इसीलिए 2009, 10, 11, 12 में आप देखोगे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया था। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये तो वही है कि भाई पहले फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था बिकॉज गवर्नमेंट बोरो कर रहा था, बोरो करके स्पेंड कर रहा था। ये सीधा पूछ लिया कि अच्छा ठीक है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल स्टिमुलस, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा फिस्कल मतलब फिस्क, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, उससे पैसा निकाल के इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस दिया, तो सेम ही इंपैक्ट होगा यस एंड डिमांड। इंक्रीज इन लोन वेवर, सेम ही होना है। पहले पैसा नहीं था, फार्मर्स को लोन देना था, एक्सपोर्टर्स को लोन का पैसा रिटर्न करना था, गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, उसको यूज करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो यस, दिस विल लीड टू डिमांड साइड इन्फ्लेशन। फिर आता है इंक्रीज इन एमएसपी। एमएसपी बढ़ाया, फार्मर को पहले 1600 रुपए देते थे, अब 2000 रुपए देते हैं, तो उसका डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सप्लाई साइड में क्या इंपैक्ट होगा कि भाई पहले जो फूड ग्रेन मार्केट में जाते, अब वो एफसीआई के गोडाउन में है। अब आपने देखे होंगे ना, वो बहुत सारे फोटो वो न्यूज स्क्रीन पे आते हैं, सर्कल करके दिखाते हैं कि इतना फूड ग्रेन वेस्ट हो रहा है, ये वीट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, एटसेट्रा। वो वही है कि अगर वो मार्केट में जाएगा, क्योंकि फूड ग्रेन तो सेम ही है, अगर या तो मार्केट में जाएगा या एफसीआई के गोडाउन में जाएगा, जो फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। सो क्योंकि गोडाउन में बहुत सारा है, तो वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट आ जाते हैं और प्राइस बढ़ जाता है। सेम पॉइंट्स। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। समझ आ रहा है ना आपको कि जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन थोड़ा 15 या 20 मिनट का हार्डवर्क है, बट इसके बाद आपके कंसेप्ट कोई नहीं वीक रह जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी कंसेप्ट उठा लो कॉजेज का, 100% सॉल्व होगा। मानसून फेलियर, भाई पहले प्रोड्यूस हो रहा था 315, 320 मेट्रिक टन टोटल फूड ग्रेन, बारिश आ गई और वो सिर्फ 250 मेट्रिक टन हुआ, सप्लाई साइड में कमी आ गई, तो ये होगा मानसून फेलियर से इन्फ्लेशन होगा भाई। कौन से टाइप का होगा? सप्लाई साइड का होगा मेजरली। इंक्रीज इन, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड साइड का नहीं होगा, बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत होगा, फार्मर्स को थोड़ा कम पैसा मिलेगा तो परचेजिंग पावर हल्की सी कम होगी, बट मेजर इंपैक्ट उसका सप्लाई साइड में होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, जीएसटी ड्यूटी लगता है, एटसेट्रा एंड ऑल। सो अगर इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट्स इसका प्राइस बढ़ाएंगे। पहले 10 रुपए था, प्लस जीएसटी और वैट आपने बहुत सारे टैक्सेस देखे होंगे, वो लग के ये 15 रुपए का हो जाता है। गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिया जीएसटी, 12% की जगह अब 18% लगेगा, तो अब ये 17 रुपए का हो गया, तो आप उसको परचेज नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन होगा, महंगा हुआ क्या? हाँ, 15 से 17 हो गया, मतलब महंगा तो हो गया। यस हुआ, लेकिन ये सप्लाई साइड में हुआ। फिर हुआ इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है, जो आपको पैसा आता है, आपका पर्सनल इनकम टैक्स कितना है जो आपको पे करना पड़ता है। तो पहले अगर आपकी सैलरी थी 30,000 रुपीज और टीडीएस वीडीएस बहुत सारे टैक्स वैक्स कट के गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर आपको 20,000 देता था। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब बढ़ा दिए, 30% की जगह आप 40% लग रहा है, 50% लग रहा है, तो आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। क्या? क्योंकि ये बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा,
आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो जितना पैसा आपके पास था वो आप कंजम्पशन में, क्या इससे महंगाई बढ़ेगी? क्या नहीं, आपके पास तो पैसा है ही नहीं। पैसा नहीं है तो आप फिजूल खर्च नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। इससे इन्फ्लेशन कम होगा, डिमांड कम हो रही है उन चीजों की, तो डिमांड साइड पे इंपैक्ट करेगा। फिर है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस। देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस का मतलब है कि आपको पता है ना, डीए देती है, डीएनएस अलाउंस देती है गवर्नमेंट। सो अगर आपकी सैलरी है 30, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है आपको डीए क्यों मिलता है? बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर। सो अगर वो इंडेक्स्ड ही हैं इन्फ्लेशन के साथ ऑलरेडी, मतलब जैसे ही गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का डेटा निकालती है और आपकी सैलरी बढ़ जाती है उसी हिसाब से 6 महीने में, 1 साल में। सो अगर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इंडेक्स तो बढ़ेगा क्या? हाँ बढ़ेगा। आपके पास ऑलरेडी पहले पैसा आ रहा था उस वाले पार्ट में। सो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस, ज्यादा पैसा होगा आपके पास। ये भी नहीं एग्जैक्ट सेम सेम होता नहीं है। तो होता क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ा 5% से, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप 5% के हाइक पे खुश हो जाओ, नहीं। आपको चाहिए 10%, 12%। रीजन आप वही बताते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस अगर सेम सेम है तब तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यूजुअली वो ज्यादा होता है तो उतना प्राइस तो एक्स्ट्रा बढ़ गया आपकी सैलरी का, तो आपको यहाँ पे बढ़ेगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पता ही है भाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा लोगों की और डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन होगा, डिमांड साइड होगा। पॉलिसी पैरालिसिस, मैंने वो भी टॉपिक आप देख रहे होंगे, जितने पॉसिबल पैरामीटर्स हो सकते हैं मैंने सब कवर कर लिए हैं इस रिवीजन कार्ड में। अगर ऐसे ही रिवीजन कार्ड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स में आपको प्रोवाइड करा पाए, जैसे हमने मेंस में आपको एनरिचमेंट कार्ड दिया था, आई हैव नो डाउट कि हम प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा इजीली पास कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब रिवीजन कार्ड हम हर टॉपिक का बना सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन कम से कम वो 20, 30, 40% का तो बना सकते हैं जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जिनको याद करना मुश्किल है, जिसमें हम, बिकॉज अब तो एलिमिनेशन तो हट गया है, बट एलिमिनेशन हटने का मतलब क्या हुआ? आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। आप पीछे जाइए, मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूं कि क्यों ये रिवीजन कार्ड जरूरी है, मैं क्यों इतनी मेहनत करवा रहा हूं आपसे। आप इस क्वेश्चन पे जाइए, विच विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय। देखिए, अगर इन्फ्लेशन एलिमिनेशन का प्रोसेस होता तो मुझे पता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज या इंक्रीज नहीं होगा अगर सेम है। मैं जैसे ही इसको क्रॉस करता, ये कट जाता, ये कट जाता, ये कट जाता, ऑब्वियसली आंसर आ जाता। बट अब एलिमिनेशन नहीं है हमारे पास। एलिमिनेशन नहीं है मतलब आपको सबका पता होना चाहिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी से, फिस्कल स्टिमुलस से, हाई परचेजिंग पावर से, राइजिंग इंटरेस्ट रेट से। जब तक आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं पता होंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको मेहनत थोड़ी सी बढ़ानी है, लेकिन अगर हम स्मार्टली अपनी मेहनत बढ़ाएंगे कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसको पूरा कवर कर लें, तो हमारे नेट क्वेश्चंस जरूर करेक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट, पॉलिसी पैरालिसिस। आपको पता है गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा? जो सप्लाई हमें इंक्रीज करनी थी वो नहीं हो पाई, तो पॉलिसी पैरालिसिस से महंगाई बढ़ेगी। हाँ भाई बढ़ेगी, बिकॉज इनफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट वो सप्लाई साइड होगा, बिकॉज रिड्यूस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मोटिवेशन टू सप्लाई। फिर इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था वीट का, राइस का, इस पेन का, अब वो बढ़ गया, बाहर दे रहे हैं हम। इसका मतलब सप्लाई कम हो गई इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होगा, बिकॉज सप्लाई स्केर्सिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट विल बी देयर। दो तीन और हैं, आपको लग रहा होगा कि सर ने इतने सारे कंसेप्ट्स बता दिए, कैसे याद होंगे? भाई सिंपल है सारे कंसेप्ट्स। जब हम पहले टॉपिक कवर कराएंगे और उसके बाद रिवीजन कार्ड पे आएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यूट्यूब का बच्चा जो मेरा ये वीडियो देख रहा है उसने बेसिक्स पढ़े हुए हैं और सीधा रिवीजन कार्ड पे भी आए तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स कवर्ड हैं। फिर आता है इंक्रीज इन ग्लोबल ऑयल कमोडिटी। भाई पता है अपने को कि इंडिया 80 to 85% ऑफ ऑयल कंजम्पशन इंपोर्ट करता है, और उसी ऑयल को हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, गुड्स के, सर्विसेज के। इसका मतलब अगर वो प्राइस बढ़ेगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक इनपुट कॉस्ट होता है ना आइटम की। इस पेन को चेन्नई से यहां लाने में कितना पैसा खर्च हुआ वो इसकी एमआरपी में काउंट होगा। पहले था 12 रुपए, अब हो गया 15 रुपए, तो इसकी एमआरपी कंपनी वाला 3 रुपए बढ़ा देगा।
सो अगर इंक्रीज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस होगा तो बढ़ेगा, सप्लाई साइड की वजह से बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। वो आइटम्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है उसको कहते हैं हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। फिर आता है करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी। देखिए ये कंसेप्ट अच्छा है करेंसी डेप्रिसिएशन का, थोड़ा सा समझाता हूं बस कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है आइडियली कंसेप्ट्स में, इकोनॉमिक्स में। बट जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा जो इंपोर्ट है वो इन इलास्टिक है। आपने सुना होगा कि इंडियन इंपोर्ट बास्केट इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब हम कल को ही सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते। हाँ, लेटर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में ई व्हीकल्स यूज होंगे, तब भले ही कर सकते हैं। बट आज के दिन हमारा इंपोर्ट बास्केट, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं वो इन इलास्टिक नहीं है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो भले ही इंपोर्ट कम होना चाहिए लेकिन वो इंपोर्ट कम होता नहीं है। तो पहले आप सस्ती चीज खरीद रहे थे, अब अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो यूजुअली होता है कि अब आप परचेज नहीं करेंगे, बट क्योंकि उसका अल्टरनेट नहीं है तो आप अब महंगी चीज खरीद रहे हो। तो इसका मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन से इंडियन इकोनॉमी में इंपोर्ट कम नहीं हो रहा। आपको यह पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस ही होता है। सो आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा लेकिन आपका इंपोर्ट कम नहीं होगा। और जो आप क्रूड ऑयल खरीद रहे थे वो महंगा क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपका प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज बढ़ेगी। करेंसी डेप्रिसिएशन इंडियन इकोनॉमी में यूजुअली इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए था बट इंडियन इकोनॉमी में होगा और सप्लाई साइड इश्यूज आएंगे। इसको भी हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कह सकते हैं। लास्ट आता है एफडीआई और एफआईआई। देखिए एफडीआई और एफआईआई जब ज्यादा आता है, आपको कुछ कंसेप्ट्स का होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट्स में लिख के बताना स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन क्या होता है और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है। 2003-4 में गवर्नमेंट लेके आया था कि जब भी एफडीआई एफआईआई का इनफ्लो टू मच हो जाए, कैपिटल इनफ्लो टू मच हो जाए, सो गवर्नमेंट उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करता है, आरबीआई सॉरी उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करता है, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। उसी मनी सप्लाई को कम करने के लिए स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस होते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी है। अगर अमेजॉन आके बोलता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट $10 बिलियन, तो $10 बिलियन के 80,000 करोड़ रुपए रुपी में प्रिंट होंगे और वो एक्स्ट्रा रुपी इंडियन इकोनॉमी में आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा रुपी इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है, इससे हम देख सकते हैं मनी सप्लाई बढ़ेगा। उस मनी सप्लाई को, और ये क्यों आ रहा है, बिकॉज एक्स्ट्रा एफडीआई आ रहा है। उसी मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस करती है, मतलब कि कुछ मनी जो एक्स्ट्रा इन्फ्यूज हुई है उसको बाहर निकालती है और उसी को हम टेक्निकली बोलते हैं। आज का वीडियो क्योंकि रिवीजन वाला है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, उसी को निकाल के मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम से निकाल रहा था। कमेंट्स में आप फिर भी मुझे बताइएगा कि ये प्रोसेस क्या है। सो वो अनसर्टेन है कि क्या आरबीआई ने स्टेरिलाइजेशन किया क्या नहीं किया। अगर करेगा तो इंपैक्ट दूसरा होगा, नहीं करेगा तो इंपैक्ट दूसरा होगा। तो इसलिए एफडीआई एफआईआई के इनफ्लो में नेट जो इंपैक्ट है वो अनसर्टेन है, बिकॉज it is dependent upon the actions taken by RBI due to huge capital inflows. I hope ये रिवीजन कार्ड आपको समझ में आ रहा है और इस रिवीजन कार्ड की सीरीज में नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कवर करूंगा आपका इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए एक और मेरा सजेशन है आपको कि जब आप एक चीज, एक टॉपिक किसी एक जगह से पढ़ते हैं तो आपके जो माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं वो अपना एक रास्ता बना लेते हैं, न्यूरॉन पाथवेज बोलते हैं इसको। जब आप सेम जगह से बार बार पढ़ते हैं उसको,
सो आपका माइंड उसको सेम ही आइटम कंसिडर करता है। लेकिन अगर आप सेम चीज को 3 अलग जगह से पढ़ेंगे और 4-5 अलग सोर्सेज रेफर करेंगे, तो वो आपका माइंड उसको अलग-अलग चीज काउंट करता है और इसी वजह से क्लटर्ड हो जाता है और आपको ऐसी फीलिंग आती है, यार मुझे नहीं आता। इसीलिए जब आप वीडियोस देखें तो फुल ट्रस्ट के साथ टोटल कॉपी पेन लेके बैठे, मेहनत करके बैठेंगे यार। उस मेहनत को हम पैची यूट्यूब या हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन कार्ड की सीरीज कैसी लग रही है, थोड़ा आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। सो थोड़ा कमेंट्स वमेंट सेक्शन में डालो, शेयर वेयर करो, सो दैट आई विल ऑल्सो फील कि ये सीरीज हमें बहुत और अच्छे आगे से चलाना है। बाकी टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पीयूष सर, मधुसूदन सर एंड ऑल, सब अपने अपने रिवीजन कार्ड्स बन गए हैं, काफी ड्राफ्ट स्टेज पे हैं। फैकल्टी को बहुत इनपुट देना पड़ता है इसमें कि इस पे आप समझ रहे हैं कि मैंने टोटल 19 पैरामीटर्स निकाले हैं कि अच्छा कौन कौन सा कॉज ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है। सो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो थोड़ा अप्रिशिएट कर देना बच्चा लोग। फिर मिलते हैं आपसे सेकंड रिवीजन कार्ड पे। थैंक यू।